हेलो, नमस्ते। दोस्तों, आज हम लोग मिल रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए और अपडेट है ढैंन-टैन। आप पूछोगे ये क्या है? तो भाई ये किताब है जिसको लेके बहुत सारे एस्पिरेंट्स दुविधा में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट नाम की बुक के अंदर के बारे में, जो लिखी गई है प्रोफ़ेसर आर. एस. शर्मा के द्वारा। जी हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री को लेके बहुत सारे एस्पिरेंट्स, टॉपर्स, है ना, ये बुक को रेफ़र कर चुके हैं। पर प्रॉब्लम ये आता है कि ये बुक को कैसे करना है, उसको कैसे क्रोनोलॉजिकली लिंकेज में लेना है, किस तरह से रीडिंग को हम लोग कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, उन सब की बहुत डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो भी विद्यार्थी नया-नया जुड़ा है, उनको मैं बता देता हूँ कि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक स्पेक्ट्रम के ऊपर वीडियो बनाया था। आज हम लोग इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वेयरबाय वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू रीड आर. एस. शर्माज़ बुक इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। मेरा नाम प्रतीक नायक है, पिछले 12-13 साल से मैं अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पे ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। खैर, मुद्दे की बात ये है कि अगर आपको प्राचीन भारत समझना है, तो प्राचीन भारत समझने से पहले बुक समझने से पहले आपको क्रोनोलॉजी क्लियर हो जानी चाहिए, राइट? भारतीय इतिहास में सबसे पहला पीरियड आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया, तकरीबन 5 लाख ईयर्स अगो के आसपास से शुरू हुआ था। और ये चैप्टर के केस में, ये बुक के केस में अगर आप देखोगे तो इसमें चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड से इसकी बात की गई है। आगे के चैप्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है इंडस सिविलाइजेशन, है ना? 2600 से लेके 1800 बीसी या 1600 बीसी तक चलता है। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड, जो 1500 बीसी के आसपास से शुरू होता है और 600 बीसी में खत्म होता है। उसमें भी 2 पार्ट है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, एंड देन वी विल सी कि सेकंड अर्बनाइजेशन, महाजनपदा, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विल टेक प्लेस, है ना? इस बुक के अंदर इसकी भी मेंशन की गई है। जो तकरीबन 600 बीसी से लेके 500 बीसी तक का जो ट्रांजिशन पीरियड था, और इसी पीरियड में भारत में विदेशी आक्रमण भी हुए। ये फॉरेन इन्वेजन्स का भी दौर था। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो सिकंदर आया था, या उसके पहले फारसी यानी ईरानी लोग भी आपको मिल जाएँगे, और फिर मौर्यस, पोस्ट मौर्यस, गुप्ताज़ और अर्ली मिडीवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भारतीय इतिहास चलेगा। इन सब की बहुत डिटेल रूप में चर्चा करेंगे। इनफैक्ट चर्चा को आगे चलाने के लिए आपको 2026 में क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में से 21 सवाल आए थे और 9 क्वेश्चंस जो थे वो खाली और खाली एंशिएंट इंडिया के ऊपर से आए हुए थे। कितने? एंशिएंट इंडिया से 9 सवाल थे। तो आप समझ सकते हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही होगी, राइट, है ना? तो 2025 में 16 सवाल थे और एंशिएंट के ऊपर से 7 थे। पर 2026 में अगर आप देखोगे 2026 की प्रीलिम्स के अंदर, तो 9 क्वेश्चंस एंड 21 में से 9, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 50% के आसपास का वेट है, तो खाली एंशिएंट का है। तो आपको इसको करके जाना पड़ेगा। इनफैक्ट एंशिएंट आपको मेंस के अंदर भी हेल्प करता है। जीएस पेपर 1 के अंदर आपको एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के ऊपर से भी बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं। तो हम लोग मोटे-मोटे तौर के ऊपर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भई कौन से एरिया से सवाल आया हुआ है, जैनिज़्म से क्या कहानी है, और क्वेश्चंस इस बार बड़े इन्फरेंस बेस्ड आए हैं। खैर, वीडियो में आगे चलने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अपडेट क्या है कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनलाइज़ गाइडेंस दूँ, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं आइकॉनिक प्रो ऑफर। अब आप पूछोगे ये क्या है आइकॉनिक प्रो ऑफर सर? ठीक है, जहाँ मैं एस्पिरेंट्स के साथ 1 टू 1 मेंटरिंग करता हूँ सर, ठीक है? 1 टू 1, ये मेरा वन ऑन वन की मेंटरिंग वीडियो का ही पूरा स्नैपशॉट है, जहाँ पे मैं कैंडिडेट के साथ चर्चा कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है, वेयर आर यू अप टू, और कैसे आपको आगे चलना है सर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मेरी पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस मिलेगी, कस्टमाइज़्ड प्लान मिलेगा, जहाँ आप तैयारी को कैसे करोगे, अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप कैसे चलाना है, एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छतरी के अंदर सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगा, राइट? आपको इसमें अनअकैडमी प्लस के जो क्लासेस है वो तो मिलेंगे ही, एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और इसमें आपको मेरा गाइडेंस मिल जाएगा, तो ज़रूर से आप जॉइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेंटरशिप भी मिलती है, हमारे जो मेंस क्वालिफाइड मेंटर्स हैं उनके द्वारा सर, ठीक है? जो आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस मेंटर्स है, जो आपको हेल्प करेंगे मेनली इन योर प्रिपरेशन, और साथों के साथ मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा। हमारी टेस्ट सीरीज़, हमारी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अंदर ही आपको ऑप्शनल का कंटेंट भी मिल जाएगा। जी हाँ, खाली और खाली 30 सीटें अवेलेबल है सर, ठीक है? क्योंकि मुझे 1 टू 1 यहाँ पे गाइडेंस देना होता है, तो मुझे भी अपना समय निकालना है, मुझे भी जस्टिफिकेशन करना है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो ये कोड यूज़ करिए पीएन लाइव, और अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन 74,999 के अंदर अवेलेबल है सर, ठीक है? तो ओनली जस्ट और 74,999, है ना, आपको ये अवेलेबल है। आपको मैं पर्सनल गाइडेंस दूँगा और हम लोग रेगुलरली इसके ऊपर अपडेट लेंगे, एंड मैं आपका हैंड होल्ड करूँगा सर, ठीक है? तो तैयारी को बहुत ही आसान कर दिया है सर, क्योंकि बहुत बार होता है कि बुक तो कैसे पढ़ना है, वो तो बच्चे देख भी लेंगे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में भी, पर फिर उसके बाद की कहानी, डिमोटिवेशन, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सबको रिज़ॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे और आपकी तैयारी को आगे चलाएँगे, राइट? बाकी आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आइकॉनिक भी ले सकते हो, आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिलती है, पर टीचर सेंट्रिक मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो आप आइकॉनिक प्रो सजेस्ट करेंगे सर, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है,
आप इसको ज़रूर से जॉइन करिए और मैं चाहूँगा कि आप जीवन में प्रगति करें, आप सिलेक्शन हो सर, ठीक है? और इसमें आपको मेंटर्स के साथ भी मेंटरशिप मिलेगी और एजुकेटर्स के साथ भी मिल जाएगी। आपको ऑप्शनल का कंटेंट भी मिल जाएगा, आपको एक डेडिकेटेड ग्रुप भी मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग, पीवाईक्यूज़ और ये सब तो हमारे प्लस के अंदर भी होता है। पर आइकॉनिक प्रो हमारी एक ऐसी हमारी तरफ से एक पेशकश है जिसका आप ज़रूर से लाभ उठाइएगा और जल्दी जॉइन कर दीजिएगा क्योंकि मैं ये वन टू वन मेंटरिंग दे रहा हूँ। फिर बहुत बार विद्यार्थी बाद में आते कहते हैं कि सर हमें जॉइन करना है बट एट टाइम्स है ना समय की मर्यादा के कारण नहीं हो पाता है। खैर अब चलते हैं आर एस शर्मा के केस में कि आर एस शर्मा को कैसे करना है। अब देखिए आर एस शर्मा साहब की बुक को पढ़ना है तो अगर आपको 2026 में देखना है तो एंशिएंट इंडिया में से 2026 की प्रीलिम्स के अंदर 9 सवाल आए थे सर, ठीक है? मेनली बुद्धिज्म, जैनिज्म के केस में आप देखने की कोशिश करोगे थीमेटिक सवाल आए थे, अर्बनाइजेशन के ऊपर से आए थे और इस बार बड़े इन्फरेंस बेस्ड सवाल यूपीएससी ने निकाले जो सामान्य बुक रीडिंग करने के पहले आपको ध्यान में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपके लिए हथियार ये बुक है सर, ठीक है? राइट, ओके। पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बुक को कैसे करना है तो आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको रीडिंग करने में समझ में आ जाएगा, राइट? अब जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहले मैपिंग के ऊपर से सवाल आते थे, इस बार अब आपको नहीं पूछा गया है और पहले पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा। पर अब आपको पूछ रहा है कि स्पिनिंग व्हील्स का एब्सेंस था, फिर उसके बाद प्लानिंग की कहानी का किस तरह से हाउसेस के कंटेक्स्ट में और फिर वेट्स एंड मेजरमेंट्स और उसके बाद उसमें से 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और उनकी इन्फरेंस आपको पूछी गई है कि क्या है सर, ठीक है? मतलब इट्स अ वेरी टफ थिंग अराउंड, राइट? या आपको पहले के टाइम के ऊपर आपको ऋग्वैदिक पीरियड और इंडस सिविलाइजेशन के बीच में, तो आपको हमेशा कंपैरेटिव लर्निंग करनी है। कैसे करनी है मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए मोटे-मोटे तौर के ऊपर ये बुक में है ना 30 चैप्टर्स दिए हुए हैं और इसमें 7 अपेंडिक्स नहीं है। अपेंडिक्स तो बेसिकली कंपैरेटिवली आपको लेसर मिल जाएँगे बट आपको 30 चैप्टर्स हमारे लिए मेन है सर, ठीक है? ऑलमोस्ट 400 पेज के आसपास आपको ये किताब देखने को मिल जाएगी। यू विल फाइंड अराउंड 400 पेजेस और इंटरेस्टिंगली इस मैप में आपको बहुत सारे नक्शे दिए हुए हैं, मैप्स, ठीक है ना? मतलब इस बुक के अंदर। तो आपको मेन तो मैप के सेंट्रिक चलना है क्योंकि मैप से आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना? तो आप एक-एक करके जब चैप्टर के ऊपर चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहानी है सर, ठीक है? 30 चैप्टर है, 400 पेजेस के आसपास की किताब है और इसको आप 1 मंथ में मोटे-मोटे तौर के ऊपर कवर कर सकते हो, राइट? अब सवाल ये आ जाता है कि क्या करेंगे सर, ठीक है? तो इसको थीमेटिकली पढ़ना है, आपको क्रोनोलॉजी और फैक्ट्स पता हो जानी चाहिए। पर अगर आप फर्स्ट रीडिंग में कर रहे हो तो मैं खाली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। अब आप पूछोगे अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है सर, ठीक है? तो देखिए यू आर रीडिंग नॉट फॉर मगिंग अप द फैक्ट्स, यू आर रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप समझने के लिए पढ़ रहे हो, सीधा रट्टा मारने के लिए मत पढ़िएगा। पर क्या रीड करना है वो आपको बता देता हूँ। अब देखिए कि ये पूरा कंटेंट है सर, ठीक है? एक्चुअली दिस इज द कंटेंट ऑफ द बुक अराउंड, अगर आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने आपको दिख रहा होगा, राइट, ओके। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको उसकी क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई देखो सवाल कहाँ से आ रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो देखिए पहले 6 चैप्टर जो है ना, जो फर्स्ट 6 चैप्टर है उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस है, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्टोग्राफी आपको दी गई है, फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दिए गए हैं। इनफैक्ट इसी के अंदर अगर आप आइडेंटिफाई करोगे ना तो इसी चैप्टर्स में आपको ज्योग्राफिकल सेटिंग दी गई है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड सर, मतलब लैंग्वेजेस का उद्भव सर, ठीक है? अब आप पूछोगे कि सर इसको क्या पढ़ने की आवश्यकता है? तो देखिए भाई, है ना, पढ़ना हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ ना कुछ मतलब आधा-अधूरा करके चले जाएँ और फिर हाफ हार्टेडली तैयारी करें सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वी विल बी रीडिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। इनफैक्ट ये पहले 6 चैप्टर है। उसके बाद वाले चैप्टर्स को देखोगे तो आपको स्टोन एज से शुरू होता है। तो चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड से सर, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड से आपका रियल मसाला शुरू होता है। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं कि पहले 6 चैप्टर छोड़ देते हैं। ये जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताया ना सर, ठीक है? क्योंकि उसमें ओरिजिन की बात की गई है, उसमें ज्योग्राफी की बात की, इकोलॉजी की बात की है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको इग्नोर मत करिएगा। क्यों इग्नोर मत करिएगा? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट कराऊँगा कि कहाँ से शुरू करना है सर, ठीक है? तो होता क्या है कि आप बेसिकली बाद वाले चैप्टर्स को देखोगे ना सर, ठीक है ना? जहाँ चैप्टर नंबर 20 ऑनवर्ड से, मतलब मैं फिर से लेट मी ज़ूम अराउंड, ओके, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चैप्टर नंबर 20 ऑनवर्ड से आपको ज़्यादातर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सर, ठीक है? या 7 ऑनवर्ड से, जिसमें पोस्ट मौर्यन, सातवाहना, दक्खन की कहानी, फिर पोस्ट मौर्यन ही है सर, ठीक है? फिर गुप्ता पीरियड के ऊपर है और लास्ट में आपको कल्चरल इम्पोर्टेंस है, एंशिएंट टू मिडीवल का जो ट्रांजिशन किस तरह से हुआ है, उसके रिलेटेड आपको चैप्टर्स दिए, राइट, ओके। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर जब-जब हम लोग एंशिएंट इंडिया को देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंशिएंट इंडिया इन अ हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क अराउंड सर, ठीक है? हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के केस में सर, ठीक है? हम लोग के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 6 से क्रोनोलॉजिकली शुरू होता है क्योंकि चैप्टर नंबर 6 जो है, वो मेनली स्टोन एज के रिलेटेड चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है?
अब उसका मतलब ये नहीं है कि वही स्टोन एज के रिलेटेड चैप्टर्स दिए गए हैं तो हमको खाली वहाँ से ही पढ़ना है सर, ठीक है। वी आर सपोज टू रीड फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, है ना, हमें सबके सब चैप्टर्स को एक एक करके गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 to 6 जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब कौन से चैप्टर है सर, ठीक है ना, थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर, गेटिंग ओवर्ड, ओके। तो जैसे आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सर, ठीक है। तो आप उसको खाली और खाली रीडिंग करोगे। रीडिंग करने का मतलब होता है कि आप शुरू करोगे और उसको रीड करोगे समझने के लिए, उसको आप याद रखने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। पर जैसे ही आप चैप्टर नंबर 2 में जाओगे सर, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। कौन सा चैप्टर है? द चैप्टर्स नेम इज मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब आप पूछोगे कि ये मॉडर्न हिस्टोरियंस का चैप्टर का अंदर हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई सर, ठीक है। तो देखिए, लेट मी जस्ट जूम आउट एंड एक्सप्लेन यू अराउंड, ओके। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक प्रॉपर साइज़ में अपन कर देते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, चलिए सर, ठीक है। हाँ, हाँ, दिस इज़ गुड इनफ। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, अब आप देखने की कोशिश करिए कि इसमें क्या चीज़ मिल गई है सर, ठीक है। तो इसमें ना भारतीय इतिहास को लिखने वाले लोगों का पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि देखो, एक है भारतीय इतिहास इंडियंस के द्वारा लिखा हुआ सर, ठीक है। सो इंडियन ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनलिस्ट हिस्ट्री सर, ठीक है। एक है फॉरेन ऑथर्स के द्वारा सर, ठीक है, विदेशियों के द्वारा लिखा गया। क्यों? क्योंकि देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास किसने लिखा था भारत में? ब्रिटिश ने आके लिखना शुरू किया था। तो इस चैप्टर में वो दिया गया है। इनफैक्ट जब भी आप बुक पढ़ने की शुरुआत करोगे ना, तो इस बुक में पीछे आपको क्रोनोलॉजी मिलेगी सर, ठीक है। आप हमेशा क्रोनोलॉजिकल रीडिंग को करिएगा और जो भी चैप्टर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे सर, चैप्टर नंबर 2 ऑनवर्ड से 1 से पढ़ना शुरू करिए, इसमें क्रोनोलॉजी करेंगे सर, ठीक है। सबसे पहले ये बुक के एंड में सर, ठीक है ना, ये बुक के अंदर आपको हर एक चैप्टर के एंड में इस तरह का चार्ट मिल जाएगा, राइट। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सो दैट आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई देखो यहाँ से क्या-क्या चीज़ें निकल के आती है सर, ठीक है, राइट। तो होता क्या है कि वहाँ से आपके सवाल बनते हैं सर, ठीक है ना। जैसे ये आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा सर, ठीक है। सो ये वही आपका बेसिकली क्रोनोलॉजी का टेबल है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, है ना। तो आप प्लीज़ ट्राई टू रीड देम आउट, है ना। आप इसको अच्छी तरह से पहले रीड करिए कि भई एशियाटिक सोसाइटी कब बनी, है ना, ये कोसंबी कौन हुआ करते थे, भंडारकर साहब कौन हुआ करते थे, इनकी बुक क्या हुआ करती थी। इनफैक्ट यहाँ से बुक में से भी सवाल आए हुए हैं, है ना। तो आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3 सर, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 करोगे, जिसमें नेचर ऑफ बेसिकली सोर्सेस है ना। भारतीय इतिहास बेसिकली लिखने के किस आधार है। तो कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, फॉरेन ऑथर्स है, लोकल ऑथर्स है, इन सब के द्वारा भारतीय इतिहास लिखा गया था, राइट, है ना। हम इसमें भी आपकी ऋग्वेद से लेके पुराण से लेके सबके सब बेसिकली डेवलपमेंट कब हुए, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। अब जैसे अगर आप अपनी किताब के अंदर से देख पा रहे होंगे सर, ठीक है ना, तो आपको खाली एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे चले जाओ सर, ठीक है, राइट, ओके। ये है उपनिषद की कहानी, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे सर, गेटिंग ओवर्ड, ओके। उसके बाद वाले पीरियड में अगर आप चले जाओगे सर, है ना, यू विल कम ओवर हियर समवेयर, है ना, तो यहाँ पे और भी चीजें हैं। और 400 सी के आसपास पुराणों की बात की गई है कि देयर इज पुराण दैट वर कंपाइल्ड, ओके, है ना। अब यूपीएससी ने क्या किया, एक बार सीधे सीधे तौर के ऊपर यहाँ से सवाल निकाला सर, ठीक है। और सवाल भी ऐसा ही थीमेटिक ही आपको पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा सर, ओके। और आपको सीधे सीधे तौर के ऊपर ये पूछा गया था कि देर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद और उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देयर पुराण्स। अब आप याद करिए कि अभी हमने वो टेबल बताया जो बुक के अंदर दिया हुआ है आर एस शर्मा साहब की, उसमें से हमको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्रोनोलॉजिकल रीडिंग रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बाद में बना है, कौन सा लेटर बना है। ये 2024 में पूछा गया था। इनफैक्ट उपनिषद में स्टोरीज है, वो भी इसी बुक के अंदर कवर किया गया है। दिस इज कवर्ड इन दिस बुक ओनली सर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 3 जब आप पढ़ोगे ना, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सबसे एंड वाले टॉपिक्स के ऊपर चले जाओ। अब आप पूछोगे चैप्टर पढ़ के सबसे एंड वाले टॉपिक में जाके क्या करेंगे सर, ठीक है। तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि एंड में पूरी की पूरी लिटरेचर भारत में जो भी लिखी गई है उसकी आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। दिख रहा है आपको सर, ठीक है, कि ऋग्वेद जो है कब लिखी गई है ना 1500 बीसी के अंदर। लैंड जैन अवस्था कब लिखी जाती है सर, ठीक है, राइट। यजुर्वेद का और उनका कंपोजिशन किस तरह से होता है, सूर्य सूत्र कब होता है। यूपीएससी यहाँ से सवाल निकाल देगा। ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है, अपेंडिक्स में आप कह सकते हो सर, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली गिवन इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द बुक अराउंड, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, है ना। तो बी प्रिपेयर्ड, है ना। आपको मैं इसके लिए बताने आया हूँ कि भाई देखो ये बुक को कैसे रीड अप करना है ना।
तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रोनोलॉजिकल सोर्सेज के केस में आपको पढ़ने के पॉइंट ऑफ से। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपके सोर्सेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्सेज से सवाल आता ही है। विदेशी ऑथर्स ने क्या ऑब्जर्व किया, लोकल ऑथर्स के द्वारा क्या लिखा गया, राइट है ना। तो अभी भी आपका सेटिंग है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है ज्योग्राफी। अब लोग ये चैप्टर को छोड़ देते थे, पर एक बार यूपीएससी ने मेंस के अंदर सवाल पूछ दिया। क्या पूछ दिया कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के विकास में ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ सर, ठीक है, राइट है ना। तो उसमें आप देखोगे हड़प्पा से लेके बाकी सारे रीजन्स, मॉनसून ने कैसे रोल प्ले किया, वो सब लिखना होता है। तो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 आप साथ में पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि 4 और 5 के अंदर आपकी ज्योग्राफी और इकोलॉजी की बात है। इनफैक्ट इकोलॉजिकल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हैज बीन अ वेरी डिबेटेबल इश्यू सर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि भाई हड़प्पीय सभ्यता का पतन क्यों हुआ था, तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई उसके पतन के पीछे इकोलॉजिकल रीजंस है, तो वो आपको इस चैप्टर्स के माध्यम से समझ में आएंगे सर, ठीक है। तो ये करिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के ऊपर चले जाना सर, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया। अब आप पूछोगे लैंग्वेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। तो देखिए पूरा का पूरा एंशिएंट लिटरेचर जो है वो संस्कृत के ऊपर है या प्राकृत के ऊपर है, राइट। तो कौन सी लैंग्वेज, कौन सी ग्रुपिंग और कौन सी स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन हो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देखोगे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से या इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से ही संस्कृत और आपकी जो पूरा क्या कहते हैं ज़ेंड अवेस्टा जो ईरानियन लैंग्वेज है सर, ठीक है, वो बेसिकली सेम आपकी हुआ करती थी सर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इवन इंडो आर्यन ग्रुप से ही पाली, प्राकृत, अब्रम जैसी भाषाओं का विकास हुआ है सर, ठीक है। और वहाँ से ही हिंदी तो मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी जैसी भाषाएं भी निकल के आई है। तो आपको यूपीएससी पूछता है ना कि भाई कौन सी भाषा कौन से लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करती है, तो वो आपको इस चैप्टर के माध्यम से समझ में आएगा। तो पहले 6 चैप्टर है, कर्जरी रीडिंग है, पर इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा क्योंकि वहाँ से छोटी मोटी फैक्ट मिलती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से स्टोन एज शुरू होता है। अच्छे से आपको पढ़ना है, इसमें भी आपको आगे क्रोनोलॉजी दी हुई है। क्रोनोलॉजी को मतलब चैप्टर के एंड में सर, ठीक है ना, हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक टेबल दिया हुआ है, राइट है ना। और ये टेबल आपको हमेशा से अच्छे से करके जाना है क्योंकि इस टेबल के माध्यम से यू विल बी एबल टू मतलब है ना कोरिलेट थिंग्स अराउंड वेरी इजीली एंड यू विल आल्सो बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स इन अ वेरी इजी वे सर, ठीक है, राइट। तो ये स्टोन एज है, उसमें पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक पीरियड इस चैप्टर में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को आप साथ में पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों को साथ में पढ़ोगे क्योंकि पैलियो, मीसो, नियो और चाल्कोलिथिक बेसिकली ये चैप्टर नंबर 7 to 9 में ग्रुपिंग कर दिया है। इनफैक्ट एनसीईआरटी के मतलब आर एस शर्मा साहब की जो बुक है उसमें आपको नक्शे भी बहुत अच्छे से दिए हुए। अब जैसे ये नक्शा अगर आप देख पा रहे होंगे, कैन यू सी द मैप ओवर हियर सर, ठीक है। ये आपका नियोलिथिक चाल्कोलिथिक पीरियड का मैप आपको मिल जाएगा, राइट है ना। तो ऐसे मैप दिए हुए हैं, इसमें भी आप देखोगे तो पॉटर का व्हील का कब डिस्कवरी हुआ वहां तक है, तो यूपीएससी स्टेटमेंट बनाता है, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। 7, 8, 9 को साथ में। चाल्कोलिथिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें स्टोन और कॉपर का दोनों का मिक्स हुआ है, राइट, ओके। उसके बाद हमारे लिए आती है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज चैप्टर नंबर 10 से शुरू होती है हड़प्पीय सभ्यता के रूप में। उसमें भी नक्शा आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट ये नक्शा कितना इंपॉर्टेंट है आपको दिखाता हूँ सर, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नक्शे के माध्यम से आपको लोकेशंस दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये रहा सर, ठीक है ना, देसलपुर करके आपको एक जगह दिख रही है सर, ठीक है, राइट। ये देसलपुर करके जो जगह है, इसको यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में पूछ दिया था, और कैसे पूछ दिया था वो भी दिखा देता हूँ, है ना। आपको ये लगता है कि भाई ये जो नक्शे बुक में दिए हैं वो कैसे किस तरह से इंपॉर्टेंट आपको मिलते रहते हैं सर, ठीक है, राइट, ओके। सो देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, है ना। तो चाणूदरो, कोटदीजी, सोहागुड़ा और देसलपुर, है ना। देसलपुर आया, कोटदीजी, चाणूदरो, ये तीनों की तीनों। सोहागुड़ा इज नॉट अ हड़प्पन साइट बिकॉज इट इज अ मौर्यन साइट, और ये आपने वो मैप किया होता तो अच्छी तरह से आप कर पाते, राइट। तो कहने की बात मेरी ये है कि एनसीईआरटी मतलब ये जो आर एस शर्मा साहब की जो बुक है उसमें नक्शे बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। आप नक्शों को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। चैप्टर नंबर 10 में हड़प्पन सिविलाइजेशन है। उसके बाद 11, 12, 13, है ना। चैप्टर नंबर 11, 12, 13 वो पूरा का पूरा वैदिक एज दिया हुआ है, उसको एक कंबाइन के अंदर पढ़िएगा। तो देखिए 1 से 6 साथ में पढ़ना है, 7, 8, 9 साथ में पढ़ना है, फिर 10 अलग से पढ़ना है, 11, 12 और 13, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा वैदिक एज के ऊपर है, और वैदिक एज के ऊपर आप सबको पता होगा कि सोशियो कल्चरल चेंजेस किस तरह से हुए, इकोनॉमिक चेंजेस किस तरह से हुए, पॉलिटिकल चेंजेस किस तरह से हुए, वहां से आपको बहुत बार सवाल आए हुए हैं। इनफैक्ट ट्रांजिशन के ऊपर से आपको सवाल पूछा हुआ है कि भाई कैसे वैदिक एज के अंदर ट्रांजिशन हुआ, अर्ली वैदिक से लेके लेटर वैदिक तक कैसे गए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे
ये कीवर्ड्स के मीनिंग पूछता है कि रिलीजन के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, बाकी सारा किस-किस प्रकार का कल्चरल चेंजेस हुआ, राइट है ना? तो बी प्रिपेयर्ड है ना, आप इसके अंदर से तैयारी अच्छे करके जाना सर, ठीक है ना? तो 13वां जो है मैंने बताया वो बेसिकली लेटर वैदिक है। 11 और 12वां जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड है। इसमें ऋग्वेद वाला जो टॉपिक है आपने ऑलरेडी समझ लिया होगा कि कब लिखी गई है, तो आप कोरिलेट अच्छी तरह से कर पाओगे, है ना? पीछे इसमें भी आप देखोगे तो टेबल दिया हुआ है, इनफैक्ट टेबल के साथ-साथ आप देखोगे तो नक्शा भी है। नक्शा किसका है? पॉटरी का। इनफैक्ट आप जब भी पढ़ोगे तो आपको पॉटरी का इवोल्यूशन मिलेगा। पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, है ना? ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। कहीं-कहीं पे आपको मैप्स के अंदर भी यहाँ पे इस तरह से पॉइंटिंग देखने को मिल जाते हैं, राइट? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मैपिंग कौन-सा शहर कहाँ पे आया हुआ है, किस लोकेशन के ऊपर है, क्योंकि सवाल बनते रहते हैं, है ना? अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 14, 15, 16 सर, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 14, 15, 16 सर, ठीक है? ये पूरा का पूरा पीरियड जो है ये 600 बीसी का पीरियड है। ये वो पीरियड है जहाँ महाजनपदों का निर्माण हो चुका है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का ग्रोथ हुआ है सर, ठीक है? तो इसमें आपको ऑल फैक्ट्स पढ़ने हैं, अच्छी तरह से याद रखना है, थीम को याद रखना है, कांसेप्ट को याद रखना है, सब कुछ याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम सवाल आपके निकल के आएँगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इनफैक्ट 14 में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म है, उसके बाद 15 के अंदर आप देखोगे मगध की कहानी है, फिर 16 नहीं पढ़ोगे आप, पहले 17 पढ़ोगे, तो आप सीक्वेंस में थोड़ा एक चैप्टर स्किप कर दोगे। 14, 15 के बाद 17 में चले जाओगे, क्यों? क्योंकि 17 में सोसाइटी और वर्ण व्यवस्था कैसे बुद्धिज्म के समय पे उभर के आई है उसके बारे में लिखा गया है, सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में लिखा गया, राइट? एंड देन यू विल रीड अबाउट चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 16 में दिया गया है भारत में ईरानियन इन्वेजन्स हुए। क्यों? क्योंकि आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि जब भारत में बुद्धिज्म का ग्रोथ हो रहा था, 16 महाजनपद का निर्माण हो रहा था, इस पीरियड में भारत में पहले ईरानी इन्वेजन हुआ, यानी कि पर्शियन इन्वेजन हुआ, ईरान से लोग आए। उसके बाद ग्रीक्स आए, है ना? देन द ग्रीक्स केम अप अराउंड एंड ग्रीक्स में अलेक्जेंडर जैसे शासक आएँगे जो आके खात्मा बुला देंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर आप उसको पर्शियंस और ईरानियन इन्वेजन्स को अभी नहीं करोगे। आप चैप्टर नंबर 16 को बेसिकली 14, 15 और 17 के बाद करोगे। एक चैप्टर स्किप करोगे, बाद में पढ़ लोगे, राइट? तो ये जो चैप्टर नंबर 14 से 17 वाला जो टॉपिक है, 14, 15, 17 और 16 सर, ठीक है? मैं सीक्वेंस आपको पहले बता देता हूँ कि 14, 15, 17 और 16 सर, ठीक है? ये पूरा का पूरा 600 से लेके 350 बीसी तक का पीरियड है या 320 बीसी तक का पीरियड है। क्यों? क्योंकि इसी पीरियड के अंदर आपके यहाँ पे विल्सी की विदेशी आक्रमण भी हुए, महाजनपदों का भी डेवलपमेंट हुआ। बाद में आप चैप्टर नंबर 18 और 19 पढ़ोगे। 18 और 19 पूरा का पूरा मौर्यन एज है। अतः से लेके इति तक, है ना? मेगास्थनीज कब आया, मेगास्थनीज ने क्या लिखा, किस तरह से भारतीय इतिहास में बदलाव हुआ, सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, राइट, ओके। तो 18 एंड 19 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, कल्चर सबका विकास आपको मिलता रहेगा, राइट? वो मौर्यन पीरियड है। मौर्यन पीरियड कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? 325 से लेके 185 बीसी तक का पीरियड भारतीय इतिहास में आपको मिलेगा, जिसे हम लोग मौर्यन एज के रूप में कहते हैं। मौर्यस का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद आए पोस्ट मौर्यन पीरियड, है ना? ये चैप्टर नंबर 20, 21, इनफैक्ट चैप्टर नंबर 22 तक आपको मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस पीरियड इज स्प्रेड अक्रॉस अ पीरियड ऑफ 500 ईयर्स, है ना? 500 साल के इतिहास में फैला हुआ है। कैसे? क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 200 बीसी सर, ठीक है? एंड इट गोज़ टू 300 एडी, 300 एडी तक ये फैलता है। तो काफ़ी लंबे समय तक आपको इस पीरियड स्प्रेड आउट होते हुए देखने को मिलता रहेगा, तो हम लोग को इसकी क्लैरिटी हो जानी चाहिए, राइट, है ना? तो 200 बीसी से लेके 500 एडी तक का पीरियड है। इसमें आपका जो चैप्टर है उसका नाम दिया गया है सेंट्रल एशियन एंड म्यूचुअल कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट सर, ठीक है? व्हेयरएज़ इसमें आप देखोगे तो विदेशी डायनेस्टीज़ भारत के ऊपर आती है, वेस्टर्न क्षत्रप्स का शासन होने की शुरुआत हो गई है, राइट? है ना? देन कनिष्क आया है और फिर इंडो ग्रीक्स आते हैं, बहुत सारे मिलेंगे, नीचे सातवाहना मिलेगा, यहाँ खारवेल मिलेगा। उसके भी नीचे आप जाने की कोशिश करोगे तो चोला, चेरा, पंड्या, आपकी संगम डायनेस्टी का उद्भव हुआ। ये सब कुछ आपको उभरते हुए देखने को मिलता रहता है इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, 21 एंड 22 सर, ठीक है? क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, डीप डाउन साउथ इंडिया सर, ठीक है? ये आपको उसमें दिया गया है। इसमें सातवाहनों का भी एक चैप्टर है, सातवाहनों का चैप्टर नंबर 21 दिया हुआ है और संगम एज वाला जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग तमिल लिटरेचर का डेवलपमेंट देखते हैं, वो आपको चैप्टर नंबर 22 के रूप में मिलेगा, राइट? इसको आप अच्छे से करके जाइएगा सर, ठीक है? उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड एक और बार चलता है, मतलब आप पकड़ के चलोगे तो 20, 21, 22 और 23 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड 4 चैप्टर्स, ठीक है? तो 21 से लेके 20, 21, 22 और 23, ठीक है? इसको सीक्वेंस में पढ़िएगा
क्योंकि ये पूरा का पूरा उत्तर मौर्य काल है, 200 बीसी से लेके 250 एडी या 300 एडी तक का जो पीरियड है, जहाँ पे क्या-क्या चीज़ें अर्बनाइजेशन के रूप में हुई, व्यापार के रूप में, गोल्ड कॉइन्स किसने कब इंट्रोड्यूस किए, वो सब कुछ आपको इसके अंदर से पढ़ना है। कौन सी डायनेस्टी आर्किटेक्चर में, गांधार, मथुरा में डेवलपमेंट हुआ, इस पीरियड के अंदर से मिलेगा, राइट? उसके बाद चैप्टर नंबर 24 ऑनवर्ड 24 और 25 जो है वो गुप्ता पीरियड के साथ है सर, ठीक है? गुप्ता पीरियड कौन सा पीरियड है? 320 से लेके 550 सीई तक का पीरियड आपको मिलेगा और बेसिकली इसमें आपको बहुत नक्शे के माध्यम से समझाया हुआ है कि गुप्ता थे तब और कौन-सी रीजनल डायनेस्टीज़ थी, कौन किसका कंटेम्परेरी था। अगर आप नक्शा देख पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो यू विल फाइंड कि हियर द गुप्तास यूज्ड टू रूल, फिर नीचे वाकाटकास थे एंड देन कदम्बास थे, गंगास थे, फिर पल्लवों का उद्भव होना शुरू हुआ, यहाँ पे रीजनल डायनेस्टीज़ मिल जाती है, राइट, है ना? तो एट समवेयर इन द 4th सेंचुरी व्हेन द गुप्तास वर रूलिंग व्हिच वर कंटेम्परेरी ऑफ देम, है ना? तो नक्शे के माध्यम से आपको चीज़ें और समझ में आएगी, तो आप पढ़ोगे तो आपको उसकी लिंकेजेस बैठ जाएगी, राइट, है ना? तो चैप्टर नंबर 24-25 जो है वो गुप्ता पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है, गुप्ता एम्पायर की कहानी को दर्शाता रहता है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि आपको 26वें चैप्टर पे नहीं जाना सर, है ना? आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड को शुरू करना है। पोस्ट गुप्ता पीरियड का जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है हर्षवर्धन का सर, ठीक है? क्योंकि समवेयर फ्रॉम 600 सीई ऑनवर्ड्स, है ना, 600 सीई ऑनवर्ड से हर्षा का पीरियड आपको भारतीय इतिहास में उद्भव होते हुए मिलेगा। वो चैप्टर नंबर 27 में दिया हुआ है सर, ठीक है, राइट, ओके। तो आप 25 नंबर के बाद 27 नंबर पढ़ोगे। मैं फिर से कहता हूँ, यू विल रीड चैप्टर नंबर 27 आफ्टर चैप्टर नंबर 25, देन यू विल गो टू चैप्टर नंबर 26। क्यों? क्योंकि उसमें ईस्ट इंडिया की कहानी है सर, ठीक है, राइट, ओके। तो 26वें चैप्टर तक अगर आप पढ़ लोगे ना, तो यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी कौन सी क्रोनोलॉजी? जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में चर्चा की सर, ठीक है ना? तो अगर आपको शुरुआती इस लेक्चर के अंदर ये स्लाइड याद आई होगी सर, ठीक है, जहाँ मैंने आपको बताया कि प्री हिस्ट्रिक इंडिया आता है, फिर वैदिक इंडस आता है, वैदिक आता है, महाजनपद आता है, फिर बुद्धिज्म और उसका ग्रोथ हुआ, फिर मौर्य रहा है, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और उसके बाद ये वाला पीरियड सर, ठीक है? सो द पीरियड फ्रॉम 500 टू 750, है ना? 500 टू 750 एंड देन द पीरियड फ्रॉम 750 टू 1200। अगर आप ये वाला पीरियड देखोगे ना, ये वाला चैप्टर नंबर 26 ऑनवर्ड से 26 27 ऑनवर्ड से दिया हुआ है सर, ठीक है। इसको आपको लास्ट में सबसे करना है और वो 33वें चैप्टर तक जाता रहता है, मतलब इट गोज ऑल द वे अप टिल चैप्टर नंबर 33 अराउंड सर, ठीक है। तो काफी लंबा है, बुक काफी लेंदी है, पर वो चैप्टर्स को अभी मत करिएगा क्योंकि अभी आप टच करने बैठोगे तो बौखला जाओगे सर, गेटिंग माय पॉइंट। आपको लगेगा कि भाई क्या हो गया हमारे साथ, है ना? तो आप 25 के बाद 27 पढ़ोगे, फिर 26 पढ़ने की शुरुआत करोगे क्योंकि ईस्ट में रीजनल डायनेस्टीज़ कौन-सी थी, आसाम में कौन से रूलर्स थे, साउथ ईस्ट में कौन से थे वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको ओवरऑल कल्चरल चेंजेस, सोशल चेंजेस के बारे में और फ्यूडलिज्म के बारे में चैप्टर नंबर 28 है ना, अर्ली मिडीवल इंडिया को दर्शाता है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत को सर, ठीक है। वो आपको सबसे लास्ट चैप्टर्स में ही करना है क्योंकि तब तक आपको पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री समझ में आ गई होगी सर, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 29, 30, 31, 32, 33 सर, ठीक है। अब ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप बाद में मतलब बेसिकली ट्रांजिशन के रूप में कवर कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब आप 29 वाले सीक्वेंस में जाओगे ना, तो सबसे पहला प्रेफ़रेंस किसको दीजिएगा सर, ठीक है? तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस आप दीजिएगा ये वाले को सर, ठीक है? क्योंकि ये आपको समझाने में बहुत मदद करेगा कि हाउ एंशिएंट टू मिडीवल ट्रांजिशन इज़ टेकिंग प्लेस, राइट? उसके बाद आप ये करने की कोशिश करिएगा दैट इज़ सीक्वेंस फ्रॉम सोशल चेंजेस, है ना? सामाजिक बदलाव किस तरह से हुए सर, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद आप आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करिएगा चैप्टर नंबर 33 को, जहाँ साइंस, सिविलाइज़ेशन और हमारी कल्चरल लेगेसी क्या रही है। बाद में आप यहाँ पे फिलॉसफी में जाओगे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, बेसिकली जो दर्शन निकल के है, शत दर्शन जिसे कहते हैं। एंड लास्ट के अंदर यू विल रीड चैप्टर नंबर 30 सर, ठीक है ना? तो इनका जो चैप्टर नंबर 29 से 33 है उसका सीक्वेंस आड़ा-टेढ़ा आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको लिंकेजेस ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आप फ्रेश माइंड के गुप्ता के साथ लिंक अप कर पाते हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा 27-28 के बाद सीधा 31 पढ़ना शुरू कर दीजिएगा सर, ठीक है? तो वन्स यू रीड चैप्टर नंबर 27, 28, 26 सर, ठीक है? देन यू विल डायरेक्टली गो टू चैप्टर नंबर 31 सर। 31, 32, 33, देन यू विल रीड चैप्टर नंबर 29 एंड देन लास्ट में आप चैप्टर नंबर 30 को पढ़ोगे। अब ये सीक्वेंस आप अपने हिसाब से थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसे समझ में आए क्रोनोलॉजिकली करना है तो करिए, पर बुक के अंदर ज़रूर से मैं कहूँगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? मैं आपको पहले भी कहा सर, ठीक है ना? बुक के अंदर ज़रूर से कहूँगा कि भई आप जो है ये टेबल्स को अच्छे से करके जाना।
मैप्स को अच्छी तरह से लेके जाना, क्योंकि आपको लोकेशंस बहुत हेल्प करेंगे। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 31 को 2 बार रीड करिएगा, क्योंकि आपको इसके अंदर से ना कॉन्टेक्स्ट सेट करने में बहुत मज़ा आएगी, और फिर वहाँ से आप एंशिएंट से मिडीवल ट्रांजिशन होते हुए जब आप नेक्स्ट किताब उठाओगे ना, नेक्स्ट किताब कौन सी उठाने वाले हो? ये वाली किताब। जी हाँ, मैं सतीश चंद्र साहब की किताब की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ सर, ठीक है? आप जब ये किताब उठाओगे तो इसमें आपको मदद करेगा कि भई देखो कैसे ट्रांजिशन हुआ सर, ठीक है? अब ये तो आर.एस. शर्मा की बात है। कुछ सवाल आर.एस. शर्मा से हो पा रहे हैं, मतलब उनकी बुक पढ़ने से सर, ठीक है, पर कुछ सवाल नहीं भी हो पा रहे। जैसे ये आपको मिल जाता है सर, ठीक है, कि दिस वाज़ गिवन इन आर.एस. शर्मा बुक अराउंड सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। बट नॉट ऑल क्वेश्चंस, इन फैक्ट देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर इंटरलिंक, है ना? इंटरलिंक का मतलब होता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लिखा के आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है। जैसे ये स्तूप के ऊपर सवाल आया था, और यही सवाल अगर आप आइडेंटिफ़ाई करोगे तो आपको बोधिसत्व बुद्धिज़्म के केस में भी आया हुआ है, और मेंस के अंदर भी आया है, तो आप प्रीलिम्स मेंस का साथ में पढ़िएगा। दिक्कत ये आती है कि इसके बाहर भी यूपीएससी सवाल निकाल के आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मैंने आपको फाइंडिंग्स इन हड़प्पा के बारे में बताया कि ये सवाल जो था, ये आपको कोई बुक के अंदर से नहीं मिलता है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दिक्कत ये आती है कि आर.एस. शर्मा साहब की बुक जो है, ये फाउंडेशन के लिए सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो उसके लिए पहले फेज़ में मदद कर देती है। पर आजकल सवाल ऐसे आ रहे हैं कि अगर आप 10 किताब भी पढ़ोगे तो भी एस्पिरेंट डिप्रेस हो जाता है कि भाई तो भी आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ही अगर आप हिस्ट्री के केस में मुझे पूछोगे तो आजकल आर.एस. शर्मा से भी सवाल आ रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। आर.एस. शर्मा के साथ-साथ आप आइडेंटिफ़ाई करोगे तो आपको ये उपिंदर सिंह मैम की बुक मिल जाती है, उससे भी सवाल आ रहे हैं, एंशिएंट इंडिया के केस में बता रहा हूँ। या वो छोड़ दीजिए, अगर आप और देखने की कोशिश करोगे तो आपको ए.एल. बशम साहब से भी सवाल आ रहा है सर, ठीक है, राइट है ना? उसमें से भी कुछ-कुछ सवाल आपको एड्रेस करने पड़ रहे हैं। तो स्थिति ये हो गई है कि दिन भर दिन सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। यूपीएससी एंशिएंट इंडिया में कोई भी कहीं से भी आड़े-टेढ़े सवाल निकाल रही है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भई देखो, मैं आपको जो फाउंडेशन है वो हेल्प करूँ सर, ठीक है? पर यूपीएससी में इसके बाहर भी सवाल आ रहा है, राइट? तो ये बुक फाउंडेशन के लिए अच्छी है, पर एडवांस लेवल की स्टडी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी की गाइडेंस के अंदर आइए सर, ठीक है? जैसे मैं करवाता हूँ, राइट, है ना? मैं जैसे ये जैनिज़्म के केस में देखोगे तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, ये मौर्यन हिस्ट्री की है, ये जेम्स प्रिंसेप का आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ है, और इसमें प्रीलिम्स, मेंस दोनों कवर हो जाता है, राइट? दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चे जब पहली बार रीडिंग करने बैठते हैं तो वो एक ही झटके में सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट है ना? रिवीजन करेंगे नहीं, 10 सोर्सेज़ को अलग-अलग करेंगे और फिर पीवाईक्यू को नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है। पर अगर आप ये झमेले से निकलना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर जॉइन करिए, और इनफैक्ट अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो आप आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लीजिए, पर्सनल गाइडेंस वाला सर, ठीक है? बाकी आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी आ सकते हो, द चॉइस इज़ योर्स अराउंड। यहाँ पे आपको 74,999 के अंदर पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मिल रही है सर, ठीक है? जिसमें 1 टू 1 मेंटरशिप मिलेगी मेरे द्वारा। जी हाँ, मैं आपका हैंड होल्डिंग करूँगा। आप क्या कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे अपडेट करना है, सब कुछ कराऊँगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। आपको हमारे मेंटरशिप के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा भी मेंटरशिप मिलेगी, मतलब आपको यू विल गेट 2 मेंटरशिप, वन फ्रॉम द एजुकेटर, टीचर मेरे द्वारा, और हमारी टीम जो है वो भी आपको हेल्प करेगी सर, ठीक है? उनके साथ भी आप डेडिकेटेड सेशंस रख सकते हो कॉल के ऊपर। बाकी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आपके घर के ऊपर पर्सनल इवैल्यूएशन के साथ सर, ठीक है ना? डोर स्टेप इवैल्यूएशन के साथ आपको मदद करेंगे सर, ठीक है? बाकी आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, और बाकी है ना, द स्काई इज़ योर्स, है ना? द चॉइस इज़ योर्स कि आप चूज़ करिए, और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये पीएन लाइव कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा। ओनली 30 सीट्स आर अवेलेबल। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएँ, ख़ास करके मिडीवल इंडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब, लोग कहते हैं कि सर सतीश चंद्र बहुत लेंदी है, इनको कैसे डील किया जाए? तो आई कम अप विद वन मोर सेशन एंड वन मोर वीडियो अराउंड। बाकी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसका ज़रूर से लाभ उठाइएगा, और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।